नमस्कार। आज की क्लास में हम साइंस का टॉपिक विद्युत लेंगे। इससे संबंधित एमसीक्यूज जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास सिद्ध होगी, तो देखिए इस क्लास को आराम से। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसमें देखिए ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में ही हम देखते हैं कि इनकी इकाई ये किस किस की इकाई है। सबसे पहला दे रखा है वोल्ट। वोल्ट जो है इसको हम वी से दर्शाते हैं, और ये किसकी इकाई है, विभवांतर की। विभव में जो अंतर है विभवांतर, ये जो है किस में दर्शाया जाता है, वोल्टेज में, यानी इसकी ऐसा इकाई जो है वो है वोल्ट। ओम जो है ये प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको दर्शाते तो आर से हैं, मापते किस में है, ओम में, और ओम का संकेत होता है ये। तो ये इकाई किसकी है, प्रतिरोध की। अगला देखिए एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको दर्शाया तो आई से जाता है, लेकिन मापा किस में जाता है, एम्पियर में। और एम्पियर का संकेत क्या होता है, ए। उसके बाद आगे देखिए वाट। वाट जो है ये है विद्युत शक्ति की, विद्युत शक्ति बोल दीजिए या फिर क्षमता। शक्ति या क्षमता इंग्लिश में पावर कहलाती है, तो पावर का संकेत होता है पी, और नापा किस में जाता है, वाट में। और वाट को हम किससे लिखते हैं, डब्लू से। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो है एम्पियर। अगला इसमें ध्यान रखेंगे, आवेशों के प्रवाह जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। जबकि आवेश जो है उन्हें किस में नापा जाता है, कूलाम में। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। अगला देखिए ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या बताता है। ओम्स लॉ जो है ये, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि यदि हम किसी भी सर्किट के अंदर, जैसे इस प्रकार का कोई सर्किट है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सीधा पड़ा हुआ तार है उसके अंदर विद्युत धारा कभी भी नहीं बहेगी। विद्युत धारा बहाने के लिए पहली शर्त है, उस तार के दोनों सिरों पे हमें क्या देना पड़ेगा, विभवांतर। विभवांतर यानी वोल्ट। और इस सर्किट के अंदर यहाँ हमने एक प्रतिरोध लगा रखा है। प्रतिरोध को दर्शाया हमने आर से। जैसे ही विभवांतर लगाया तो ध्यान रखना है, इसमें जो विभवांतर है वो सेल या बैटरी से हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो सिंबल होता है, ये बड़ी लाइन जो होती है, इसको हम प्लस से दर्शाते हैं, और ये किससे है, माइनस से। जैसे ही ये वोल्टेज या विभवांतर तार के दोनों तरफ लगाते हैं तो माइनस वाली साइड से प्लस वाली साइड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रवाह करना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का बहना। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह माना जाते हैं प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन का वास्तविक प्रवाह किधर से हो रहा है, माइनस से प्लस, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है प्लस से माइनस। अब ये जो धारा है इसको हम दर्शाते हैं आई में। अब ओम ने जो अपने प्रयोग किए उसमें क्या कहा कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ही धारा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मान लीजिए पहले आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो उस समय जो धारा है वो बह रही है 3 एम्पियर की। आपने यदि इसको 3 एम्पियर की मान लीजिए, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, और यदि आपने बैटरी जो है वोल्टेज बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 20 वोल्ट, तो ये कितने की बहने लग गई, 10 एम्पियर की। तो आपको क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज जो है, धारा जो है वोल्टेज के क्या है, समान अनुपाती है। यानी ये संबंध इन्होंने निकाला कि V जो है I के क्या है, समान अनुपाती है। और समान अनुपाती या व्युत्क्रम अनुपाती, इन अनुपात वाले निशान को हटा के और जब हम बराबर का निशान लगाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं। और यहाँ पे जो नियतांक है वो लिखा गया R। R किसे कहा जाता है, प्रतिरोध को। तो ये फॉर्मूला जो है ओम के नियम से निकल के आया। तो क्या था कि धारा जो है वो विभवांतर के क्या होती है, समान अनुपाती। और फॉर्मूला निकल के आया V बराबर IR। ये तो है विभवांतर, ये है विद्युत धारा, और ये है प्रतिरोध। ये सूत्र भी आपको याद रखना है क्योंकि इस सूत्र पे आधारित बहुत से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ओम का नियम क्या बताता है। तो ओम का नियम जो हमारा पहला ऑप्शन है, V बराबर IR। और क्या पता चला कि ये दोनों समान अनुपाती, यानी इसको बढ़ाया जाएगा तो ये भी बढ़ेगी, इसको यदि आप घटाओगे तो ये भी क्या होगी, घटेगी। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो एक सर्किट के लिए क्या रहती है, स्थिर रहती है। आगे इसमें ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन है, ये जो तीन जो आपको वेरिएबल दे रखे हैं इनमें तीनों में से कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन के अंदर विभवांतर दे दिया, धारा दे दी एम्पियर के अंदर, और विभवांतर किस में दिया, वोल्ट में। आपसे क्या पूछा गया, प्रतिरोध कितना है। यानी तीन में से दो दे देंगे और एक पूछेंगे,
तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए इसमें, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें ध्यान रखना है, अभी आपको बताया वही सर्किट में ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव से प्लस वाली तरफ कौन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अब यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब इन इलेक्ट्रॉन के आने में, रास्ते में आने वाली रुकावट, और ये इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध जो है विद्युत धारा को रोकता है। रोकने की वजह से ये जो है धातु जो है ये गर्म हो जाती है। अब यहाँ देखेंगे कि प्रतिरोध, मान लीजिए रुकावट जो है उसको आपने और बढ़ा दिया तो ये धारा जो है ये कम बहेगी, विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहा है किसी चालक का यदि प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो धारा जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद आगे ध्यान रखिए, प्रतिरोध जितना ज्यादा होता है उतना ही धारा को रोकने की कोशिश करता है और उतना ही तापमान अच्छा बढ़ता है। अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, एक मिश्र धातु होती है जिसका नाम है नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम। ये मिश्र धातु है और इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा ये विद्युत धारा को रोकता है उतना ही गर्म हो जाता है। और इसका एक अच्छा गुण और है, इसका उच्च गलनांक है, यानी जल्दी से ये तार गलता नहीं है, कम तापमान पे ये गलता नहीं है, गर्म भी हो गया और गल भी नहीं रहा है। तो ये वाला जो तार है, हम देखेंगे जितने भी हमारे गर्म होने वाले उपकरण हैं, जैसे कि हीटर है, प्रेस है, पानी की रॉड जिसे हम बोलते हैं इमर्सन रॉड, इन सब में किसका तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और उच्च ही क्या होता है, गलनांक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला देखिए इसमें, किसी चालक की प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है। हमने चालक का प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध को तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और प्रतिरोधकता है ये कहलाती है रेजिस्टिविटी। ये पदार्थ, अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है और ये पदार्थ जो है उस पर निर्भर करती है। और रेजिस्टेंस जो है इसका मात्रक तो होता है ओम, और रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये जो पहला वाला है आपका ऑप्शन, ये सही है, इसमें ओम मीटर। उसके बाद अगला देखिए, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु का प्रतिरोध क्यों अधिक होता है। तो प्रतिरोध आपको दिमाग में बैठा होगा कि ये धातु है और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध। अब यहाँ पे यदि एकल धातु है, सिंपल धातु है, तो रुकावट क्या होगी, कम होगी। जैसे ही हम मिश्र धातु ले लेते हैं, यानी दो धातुओं को मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ संरचना में जो है अनियमितता बहुत ज्यादा आ जाती है, अव्यवस्था बहुत ज्यादा आ जाती है, जिनसे इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट और ज्यादा होती है। तभी आपने अभी देखा था कौन सा तार था, निक्रोम का, निकल और क्रोमियम का तार, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा था, क्योंकि अव्यवस्था ज्यादा हो जाती है। तो यदि सीधा रास्ता तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाए, लेकिन दो धातुओं को मिक्स कर दिया और जिससे अव्यवस्था ज्यादा होने से प्रतिरोध बढ़ता है। और इसका अच्छा सा उदाहरण है आपका कौन सा, नाइक्रोम का तार। तो शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, पहला दे रखा है, उनमें अधिक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, वे अधिक तापमान पर पिघलते हैं। अगला देखिए, उनमें अधिक अव्यवस्था होती है, अव्यवस्था ज्यादा हो जाती है तो धारा जो है वो ढंग से बह नहीं पाती, इसलिए प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। अगला देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। अब विद्युत शक्ति का सूत्र जो है हम ये याद करेंगे, ये है P बराबर VI। अब इसी सूत्र से एक और निकालेंगे, यहाँ ध्यान रखिए, P बराबर जो VI है, अभी आप पढ़ के आए हैं ओम के नियम में, V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR, ये फॉर्मूला हम ओम नियम से निकाल के लाए हैं। तो यहाँ P, इस V की जगह हम I और R लिख सकते हैं, एक I पहले से है। अब ये दोनों गुणा होंगे तो P जो है, यानी क्षमता जो है वो किसके बराबर आ गई, I स्क्वायर R के बराबर। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। उसका कारण है, कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया, धारा दे दी और विभवांतर दे दिया और फिर क्षमता पूछी जा रही है, तब आप V और I को गुणा कर दो। आपको विभवांतर दिया ही नहीं है, धारा दी है और क्या दिया है, ये प्रतिरोध दिया है। तो इन दो को भी यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, शक्ति निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में P बराबर VI, ये तो हमारा पड़ा हुआ था। दूसरा हमने डिराइव करके एक फॉर्मूला और निकाल लिया, P बराबर I स्क्वायर R। तो यहाँ ध्यान रखिए ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, दोनों A और B सही, तो ये उत्तर होगा।
अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं आपके कहाँ गलत होते हैं, कई बार हम जल्दबाजी में खाली पहला ऑप्शन देखा, उत्तर मिल गया, टिक करके आगे अगला क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आते हुए भी गलत हो गया, इसलिए जो ऑप्शन है एक बार पूरे देख लीजिए। तो ध्यान रखा कि पहला ऑप्शन भी आ रहा है और कौन सा आ रहा है, तीसरा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 कौन सा रहा है, डी बन रहा है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन पे आपको नजर होनी चाहिए, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसमें भी फिर उसी तरीके से अब ये 3 चीजें हैं, प्रतिरोध दे दिया जाएगा, धारा दे दी जाएगी, फिर कहा जाएगा कि शक्ति बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला देखिए, फ्यूज वायर जो है किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात, फ्यूज वायर जो है, फ्यूज तार किसका बना होता है, सीसा और टिन का। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्यूज तार जो है एक सुरक्षात्मक युक्ति है, यानी सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर में लगा होता है। सेफ्टी डिवाइस इसलिए है क्योंकि घर में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कनेक्शन में, ये आपके पूरे घर की फिटिंग है, उसके आगे ही इसको लगा रखा है। उसका कारण, यदि मान लीजिए कई बार जो धारा आ रही है, वोल्टेज आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा आ गया, जिसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग आ गई, उस ओवरलोडिंग के समय हमारे जो घरेलू उपकरण हैं जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह आपने लगा रखा है, तो ये खराब हो सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, सुरक्षा युक्ति एक फ्यूज तार लगा रखा है। इस फ्यूज तार में क्या गुण होता है, एक तो इसका गलनांक निम्न होता है, यानी थोड़ा सा गर्म होते ही क्या हो जाता है, गल जाता है। दूसरा, इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ये 2 गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से ये, यदि धारा बहुत तेज आ गई या ओवरलोडिंग हो गई, तो ये फटाफट गर्म होगा और पिघल जाएगा। ये पिघलने से ये सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी आपके आगे वाले जो उपकरण हैं वो सारे सही रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूज तार क्या काम करता है, सुरक्षात्मक युक्ति है, किसका बना है, सीसा और टिन का बना है। फ्यूज तार में कौन से गुण होने चाहिए, एक तो गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, ताकि फटाफट जैसे ही थोड़ा सा प्रतिरोध मिला और ये गर्म, ओवरलोडिंग होते ही गर्म होके क्या हो गया, गल गया और सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर जो है ये इकाई किसकी है, ऐसे भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको एक शब्द मिल रहा है घंटा, या फिर बोल दो आवर, तो इसको देख के आप सोच लेते हो ये किसकी इकाई है, समय की। या किलोवाट देख के दिमाग में ऐसे बैठता है कि ये किसकी इकाई है, शक्ति की। ये दोनों की ही इकाई नहीं है। किलोवाट आवर जो है ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ये एसआई मात्रक नहीं है ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो है जूल। अब इसमें आगे ध्यान रखना है, 1 किलोवाट आवर की परिभाषा क्या होती है कि 1 किलोवाट का कोई उपकरण जो है उसे 1 घंटे तक यदि चलाया जाता है तो कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, यानी कितनी बिजली की जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, 1 किलोवाट आवर। हम हमारे घर में जो मीटर रीडिंग आती है उसमें कहते हैं इतने यूनिट खर्च हुई, वो 1 यूनिट खर्च होने का मतलब कितना खर्च किया आपने, 1 किलोवाट आवर, यानी विद्युत ऊर्जा जो खर्च की जाती है, और जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि यूनिट, वो यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। यदि 50 यूनिट का बिल आया, यानी आपने कितना यूज किया है, 50 किलोवाट आवर। तो ये आवर से ना तो आपको समय की बतानी है, ना ही वाट देख के किसकी बतानी है, शक्ति की। ये मात्रक किसका है, आपका ऊर्जा का, कि 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। अब इसकी यदि आपको ये पता चला कि ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का एक मात्रक और है जूल, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फिर ये 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, 1 आवर। अब ध्यान रखिए, किलो शब्द कहीं पे भी आ जाए, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 यानी 1000। तो आपको ये के हटाना है और यहाँ कितना लिख दोगे, 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब कितना है, 1000 वाट। और 1 आवर जो है इसको आप सेकंड में करो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में, हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, यानी ये सेकंड में आ गया। अब उसके बाद ध्यान रखिए, इसको पूरे को अपन देखेंगे, 6 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया, 36, और 0 कितने, 2 0 तो ये हो गए और 3 ये आ गया वॉट सेकंड। वॉट सेकंड जो है ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर दोगे, 3.6 इंटू 10 की घात
कितनी प्लेस आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6, 10 की घात 6, यानी ये 1 किलोवाट आवर है। ये कितने के बराबर आ गया, आपने कितनी जूल ऊर्जा खर्च की है, 3.6 इंटू 10 की घात 6। तो ये बहुत बड़ी यूनिट पड़ जाती है पढ़ने के लिए कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च की है, यानी 3.6 गुणा 10 की घात 6, इसलिए ये बना दी गई है 1 किलोवाट आवर। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है, पहले वाले में 10 की घात 4 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है, तीसरे में 6 है, यहाँ -6 है। एग्जाम में ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिए कौन सा है, +6 वाला है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा आपका, तीसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हीटर के तार किस धातु से बने होते हैं। अभी आपको बताया था कि मिश्र धातु जो होती है उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्यों ज्यादा होता है ये भी बताया था, क्योंकि उनके अंदर अव्यवस्थाएं ज्यादा होती हैं और वो जो धारा बह रही है उसको रोकने की कोशिश करता है, और जितनी ज्यादा धारा रोकी जाएगी उतना ही उपकरण क्या होगा, गर्म होगा। और ध्यान रखना है आपको, ये गर्म होने वाली जो डिवाइसेस हैं इनका गलनांक भी उच्च होता है, ताकि गर्म होने के बाद ये पिघले नहीं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, हीटर के तार जो है वो किस धातु से बना है, वो एक मिश्र धातु से बना है, वो कौन सा है, नाइक्रोम। जबकि घरों में बाकी जो है विद्युत सप्लाई में कौन से तार काम आ रहे हैं, तांबे के तार काम आ रहे हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो कौन है, चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होने के बावजूद भी हम विद्युत तार में चांदी काम नहीं लेते। इसका कारण है इसकी कॉस्ट, ये महंगी पड़ती है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, तांबे को यूज करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, एक और ध्यान रखना है, ये उच्च गलनांक वाला ये बता रहे हैं आपको, बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, पतला सा तार होता है, वो किस धातु का होता है, टंगस्टन धातु का होता है। और टंगस्टन जो है इसका संकेत होता है W। क्या होता है, W। इस टंगस्टन तार में दो गुण होते हैं, एक तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है, और प्रतिरोध उच्च होने के कारण इसमें से जो भी धारा बहेगी उसको ये रोकने की कोशिश करेगा, और जितना रोकेगा उतना ही गर्म होता है, और गर्म होके बिल्कुल रक्त तप्त यानी लाल आपको तपता हुआ दिखाई देता है, तभी आप देखते हैं कि इसका प्रकाश जो है पीले रंग का सा आता है। दूसरा ध्यान रखना है, इसमें इसका गलनांक बिंदु बहुत उच्च होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी इतना सहन कर सकता है, तब तक गलता नहीं है। तो बल्ब के अंदर आप देखेंगे कौन सी धातु काम आ रही है, टंगस्टन, प्रतिरोध ज्यादा है और गलनांक ज्यादा है। जबकि अभी आपने फ्यूज तार देखा, फ्यूज तार जो है प्रतिरोध तो ज्यादा है लेकिन गलनांक क्या है, कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ी सी ही सर्किट में धारा की ओवरलोडिंग होते ही क्या हो जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए, जल्दी से वो गल जाए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नाइक्रोम की बात करी तो नाइक्रोम जो है उसमें भी उपकरण को गर्म करना है और गलना नहीं चाहिए, तो वही दो गुण जो टंगस्टन के तार में होते हैं, प्रतिरोध ज्यादा होता है और गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो रहा है, इतना तापमान नहीं गया, उसका कारण क्या है, इसमें ध्यान रखिए। बल्ब के अंदर जो है, पहली बात वायु नहीं भरी जाती है, वायु गैस नहीं भरी जाती है, इसके अंदर गैस भरी जाती है आर्गन, आर्गन या नाइट्रोजन। आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस है, और निष्क्रिय गैस जो है वो इससे अभिक्रिया नहीं करेगी। वायु में होती है ऑक्सीजन 21%, और ऑक्सीजन गैस इस टंगस्टन से अभिक्रिया कर सकती है और टंगस्टन का ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब पर क्या लिखा है, 100 वाट और 220 वोल्टेज लिखा हो तो बल्ब का प्रतिरोध कितना है। एक चीज और ध्यान रखिए, फिजिक्स के कभी भी न्यूमेरिकल आए तो ज्यादा आपको उसकी लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, जैसे ही आपको ये वैल्यू दिखती है इसकी मात्रक जो है उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिख रखा है, 100 वाट, 100 वाट का मतलब ये क्या है, पावर है, क्षमता है, ये लिख दिया आपने। दूसरा है 220 वोल्ट, यानी ये विभवांतर दे रखा है, V बराबर कितना है, 220 वोल्ट। आगे क्या दे रखा है, तो बल्ब का क्या बताइए, प्रतिरोध, यानी R बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपके पास इनसे संबंधित फॉर्मूले कौन से हैं। फॉर्मूला आपने एक याद कर रखा है कि P बराबर क्या होता है, VI, यानी ये दो चीज दे रखी हैं P और V, उससे आप क्या निकाल लोगे, I। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, R पूछा जा रहा है, तो दूसरा फॉर्मूला आपको याद है, वो है V बराबर I स्क्वायर R। अब इसमें आप I भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहां से निकला है, और I यूज कर लोगे, दूसरा कौन सा है, V, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की। तो दोनों फॉर्मूले काम लोगे तब जाके ये क्वेश्चन आपका होगा। अब इसको देखो आप, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला काम ले रहे हैं, P बराबर VI। तो P बराबर VI में P कितना दे रखा है, पावर दे रखी है 100,
और वोल्टेज कितना दे रखा है 220, और ये हो गया आई। अब उसके बाद में आई जो निकाला है वो हो गया 100/220, ये कितना आ गया 10/22। अभी इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे फिर यूज़ करना है इस आई को। अब दूसरा फॉर्मूला हमें याद है, क्या निकाल के देना है आर, तो इसमें याद है हमें कि V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर आई आर। तो V हमें ध्यान है कितना है 220, और I कितना है 10/22, और R निकालना है। तो इसको यूज करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब R यहीं रहने दीजिए, 220 गुणा 22/10, ये 10 और 10 कट गए, और ये आ गया आपका 22 को 22 से गुणा करोगे R बराबर कितना आ जाएगा 484 ओम। ये देख लीजिए, इसमें ऑप्शन आपका ये रहा बी वाला 484 ओम। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन में खाली जो ये यूनिट दे रखी है, मात्रक दे रखे हैं, उससे आप पता लगा सकते हो। वाट से तो पता चला पावर है, वोल्ट से पता चला कि ये वोल्टेज है V है, और यहाँ क्या पूछा जा रहा है प्रतिरोध, तो हमने ये कर लिया R। तो P V और R का कोई सीधा फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो पहले तो यूज किया P बराबर VI, इससे I निकाला और I को फिर ओम वाले फॉर्मूले में रख दिया, तो उससे क्या निकल गया R निकल गया। उसके बाद अगला देखिए, इसमें एक फॉर्मूला और यूज हो सकता है जो हमने याद किया था, P बराबर I²R, ये भी हमने शक्ति का फॉर्मूला याद किया था। तो P हमें दे रखा है, I हमने निकाल लिया, और इससे भी R निकल सकता है, वही आंसर आएगा 484 ओम। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, ये विद्युत से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हो गए हैं। धन्यवाद।